गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। याद है, आज होगा प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 2। कल वाला वीडियो देखा तुमने? तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम कर पाओगे? आते भी नहीं हो, 15 मिनट आधे घंटे वीडियो भी नहीं देख पाते हो। चलो 11 मार्च से आना, उसमें क्या। रिवीजन चैप्टर 4, जबकि सुबह हमने अपलोड कर दिया था वीडियो। प्रॉब्लम्स लेक्चर 2। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए थे हमने। पेज नंबर 119। तो कितने क्वेश्चन बता दिए थे? 15 तक ना? हाँ 15। 16 देखिए, यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हैंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, एक्सिस पे पूछा और सेंटर पे। तो किसका प्रूवमेंट आपसे पूछा है? बायो-सेवर्ट लॉ का सर्कुलर लूप के एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं। एक्सिस पे क्या होता है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर। 100% श्योर है इस बार ये। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल हटा दिए गए हैं, तो या तो ये या फिर सॉलिनॉइड। एम्पियर्स लॉ के द्वारा सॉलिनॉइड और बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा ये सर्कुलर लूप, सबसे 100% श्योर। ठीक है, तो इसका प्रूवमेंट थ्योरी में बता चुके हैं, थ्योरी में देख लें। 17। अब इसमें अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन मोशन एट स्पीड v पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I एज शोन इन द फिगर। अब सुनो, ये वायर है, इस पे करंट कितनी है? I। एक चार्ज Q है जो v स्पीड से करंट के पैरेलल चल रहा है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R। ठीक है, A particle of mass m and charge q is in motion at a speed v parallel to a long straight conductor carrying current I as shown below. Find the magnitude and direction of electric field required so that particle goes undeflected. ठीक है, कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जिससे कि ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स निकालो। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रूल नंबर 1, जब भी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती, किसका यूज़ करते हैं? रूल नंबर 1। समझ गए? रूल नंबर 1 का एक ही यूज़ होता है। बेटा बाहर विंडो बंद कर दो, निकलेंगे ना बहुत सारे व्हीकल, तो आवाज़ होगी। ठीक ठीक, बस उड़का दो, सफिशेंट है। तो जब भी हमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, किसके कारण? करंट के कारण, तो रूल नंबर 1। बाकी हर जगह रूल नंबर 2। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें। तो फिंगर्स टुवर्ड्स क्यू, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसा आ रहा है? डॉट। ऐसा आ रहा है बाहर की ओर, डॉट। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालें। फोर्स की डायरेक्शन, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल नंबर 2 यूज कर रहे हैं। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डाउनवर्ड्स आ रहा फोर्स, यानी इस पे जो फोर्स आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होना चाहिए?
अपवर्ड्स। तब तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास होगा, नहीं समझे? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आ रहा है? डाउनवर्ड्स। किसका यूज़ करके? रूल नंबर 2 का। ठीक है, रूल नंबर 2 में फिंगर कहाँ रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर। समझ गए? अभी नहीं समझे? तो एक ऐसे ना निकाल पाओ अगर रूल से, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लिया करो। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल लेते हो ना, जैसे ए क्रॉस बी निकालनी है तो उंगलियां कहाँ रखते हैं? ए पे। जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो फिंगर्स कहाँ रखते हैं? ए पे। और किधर मोल्ड करेंगे? बी की ओर। जिधर थंब जाएगा वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? ए क्रॉस बी की। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे हम निकालें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो आपको पता है कि एफ एम वेक्टर क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। अब वी तो ये है और बी कहाँ है? बाहर की ओर, दो डॉट। तो अगर हम वी क्रॉस बी करें, क्या करें? उससे कहाँ कर पाओगे? वही तरीका अच्छा है। वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है? नीचे। वी क्रॉस बी ऐसे भी निकाल सकते हो, या राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वी क्रॉस बी। ठीक है, नहीं तो सीधे से फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड्स। तो अगर तुम चाहते हो कि ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो, कैसा पास हो? तो मैग्नेटिक फोर्स अगर डाउनवर्ड से लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? अपवर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स हो। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर नो डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स must be equal to magnetic force. Clear? Go doubt? तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लिखा करो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ई वेक्टर, ये ऐसे कर लो, क्यू ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर। नहीं समझे? मॉड ले लेंगे तो ई क्यू हो जाता है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो ये कितना हो गया आपका? क्यू ई, और इसका जब मॉड लेंगे तो क्या आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो वी और बी के बीच का एंगल, वी और बी, वी है टुवर्ड्स राइट और बी कैसा है? डॉट, बीच का एंगल 90। ठीक है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू ई, इसका मैग्नीट्यूड वी क्रॉस बी है तो वी बी साइन थीटा। क्लियर? थीटा 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो गया? समझ में आया? क्योंकि वी वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? अभी नहीं समझे? तो क्यू से क्यू कैंसिल, वी पूछा है, ई अपॉन बी आ गया। वी पूछा है, ई पूछा है, तो ई का क्या आ गया? वी इंटू बी। और डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स, क्योंकि जब डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी तभी तो फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ? अपवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स कब लगता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स हो। नहीं पता क्या ये? पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड्स होती है। हाँ, अब यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखें तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो क्या ये भी नहीं पता क्या? तो वही तो बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई?
V into B, और डायरेक्शन अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन। क्लियर? नोट करें। तो पहले अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन क्या करेंगे, तो शॉर्ट वाला टाइम बच जाएगा। लॉन्ग में डिटेल में बताना ही पड़ता है। तो क्या क्या पूछा था हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन, कितना और किस डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्या? क्योंकि हम चाहते थे कि ये पार्टिकल जो है वो अनडेविएटेड पास हो। तो यहां पे हमने b की वैल्यू रख दी है, e की वैल्यू v इंटू बी हो गई। b कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण b म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण b म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। देखें, तो क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म। तो बायो हमने हर एक का वेक्टर फॉर्म बताया आपको, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में वेक्टर फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है। तो पहले आप नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, स्केलर फॉर्म, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म हो गया, नहीं समझे? और इसका यूज़ करके हमें निकालना है, सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बार बार आएगा। ठीक है, 19 भी यही है, स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ और वेक्टर फॉर्म में बताना है। इसका सेकंड पार्ट देख लो, 19 का, 19 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो बायो-सेवर्ट लॉ ही है। बायो-सेवर्ट लॉ भी यूज कर, नोट कर रहे हो क्या? अच्छा, तुम्हें बेटा पता है बायो-सेवर्ट लॉ? तो पढ़ते तो कुछ हो नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देखा कल से आज तक वीडियो? रीजन बता दो हमें, केवल हम पता करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि फिजिक्स के लिए आधा घंटे का समय नहीं निकला। मतलब क्या रीजन हो सकता है कि फिजिक्स के लिए सबसे जो टफ सब्जेक्ट है, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके लिए तुमने 24 घंटे में आधे घंटे नहीं निकाले? क्या रीजन हो सकता है? नहीं बताओ तो क्या रीजन, 24 घंटे में क्यों नहीं टाइम मिला? मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट के लिए 24 घंटे में अगर आधे घंटा नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब है? बाकी केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायो पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, हो सकता है डांस क्लास भी ज्वाइन की हो, म्यूजिक भी ज्वाइन किया हो। आधा घंटा भी नहीं निकलता फिजिक्स के लिए। फिर कहोगे दिक्कत होती फिजिक्स में। भाई टाइम कम है तो मत लगाओ, कम से कम स्पीड से वीडियो देख लो, 2x पे देख लो, कुछ तो समझ आएगा। नाइनटीन का सेकेंड पार्ट, two identical circular coils P and Q, each of radius R, carrying current 1 ampere, root 3 ampere respectively, are placed
concentrically and perpendicular to each other lying in the xy and yz planes. Find the magnitude and direction of net magnetic field at the center of coil. ठीक है, तो जो coil P है वो xy प्लेन पे है. देखने में अच्छा लगता है क्वेश्चन, होता अच्छा नहीं है. x y z, तो एक्स वाई और वाई जेड, तो ये देखो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड. ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा आपका, ये. नहीं समझे, क्योंकि एक्स ये लिया, वाई बाहर लिया, और वाई जेड ये हो जाएगा आपका. तो एक कॉइल हो गई एक्स वाई प्लेन पे, ये ऐसे रखी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा पुल्टा बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं. और एक हो गई ये वाई जेड प्लेन पे. ठीक है, ये कॉइल कैसे रखी हुई है, ये कॉइल कैसे रखी हुई है, ऐसे. और ये वाली कॉइल कैसे रखी हुई है, ऐसे. ठीक है, अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये कॉइल है तो ऐसे होता है. अगर इसमें ऐसे करंट है एंटी क्लॉकवाइज, या तो इधर होगा बाहर या अंदर होगा, क्लॉकवाइज होगा तो अंदर हो जाएगा. जैसे आपका ये है, ये ऐसे करंट है, तो ऊपर से देखने पे कैसी है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे साउथ पोल. ऐसे होता मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करते. नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, बताया तो था कल हमने, 10th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10. तो ये P हो गया, ये Q हो गया. तो P वाली कॉइल जो है वो एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, ऐसे प्लेन सबको पता ना. तो जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, समझ गए, और ये जेड हो गया. लेकिन हमने क्या किया है, इसको माना एक्स, इसको वाई. ठीक है, तो कॉइल को ऐसे रखेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन पे हो गई. ये पहली कॉइल हो गई पी, कहाँ पे हो गई, एक्स वाई प्लेन पे. दूसरी कॉइल हो गई ये वाई जेड प्लेन पे, ऐसे. ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, दोनों का सेंटर एक. तो इसके काम मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B1 वेक्टर, इसके काम मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B2 वेक्टर. क्लियर. सपोज इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे. क्लियर. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, देखो B1 वेक्टर जो होगा वो कॉइल P के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, कॉइल के परपेंडिकुलर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझे. तो B1 वेक्टर, ये जो कॉइल है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, ये जो इसके परपेंडिकुलर, ये B1 वेक्टर. और चूंकि कॉइल Q ऐसे है तो ये B2 वेक्टर. ठीक है, तो दोनों में करंट सेम है, दोनों में जो करंट है वो कैसी है, सेम. टू आइडेंटिकल, नहीं करंट सेम नहीं है. P वाले में कितनी है, 1 एम्पियर. हाँ, P वाले में कितनी है, 1 एम्पियर, यानी I1 कितनी हो गई, 1 एम्पियर. और ये I2 हो गए इसमें √3 एम्पियर. समझे ना. √3. रेडियस दोनों की सेम है,
रेडियस दोनों की सेम, ठीक है। दो परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो b की वैल्यू निकालो पहले, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। नहीं समझ आया? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नहीं पता है? और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में कोई दूसरा मेथड नहीं है दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का। समझ गए? अगर यहाँ थीटा कितना ले लें? 90, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो निकालो b1 कितना हो जाएगा? कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। कॉइल के सेंटर पे एक्सिस पे क्या बताया था? एट एक्सिस, एक्सिस पे क्या होता है? b म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। सुबह भी फोन आते तुम्हारे? क्या कह रही थी? अच्छा, अभी स्कूल गया होगा। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने अभय को बिगाड़ा है। तो जितने नालायक बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड के ऊपर सारा ब्लेम आता है। और साथ में रहो। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 एट सेंटर। सेंटर पे क्या होता है? b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये एक्सिस पे और ये सेंटर पे, एक्सिस सेंटर, ठीक है। तो बस कर लो। b1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i1 अपॉन 2r। b2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i2 अपॉन 2r। रेडियस दोनों की क्या है? सेम। तो क्या बाहर आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2r। i1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, i2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 2 आ गया, 3 1 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, आंसर आ गया। म्यू नॉट अपॉन आर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन आपको पता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच से होके जाता है। अगर हम इसको अल्फा मान लें, क्या मान लें? अल्फा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अगर हम इसको अल्फा मान लें तो वो बेस, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। जिससे एंगल दिया होता है वो बेस होता है। तो लगा तो tan अल्फा, tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस b2 अपॉन b1। नहीं समझे? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर इसको अल्फा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। जिसके साथ एंगल दिया होता है वो बेस होता है। tan थीटा पता नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तुम्हें, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर इसको अल्फा ले लें तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। b2 म्यू नॉट i2 अपॉन 2r और ये म्यू नॉट i1 अपॉन 2r। तो क्या आ गया? i2 अपॉन i1। i2 कितना है? √3, और i1 कितना है? 1। यानी कितना आ गया? tan 60। यानी अल्फा कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट? तो अगर b1 से 60 है तो b2 से कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अभी नहीं समझे? नोट करें। तो जो कॉइल P है वो किस प्लेन पे है? XY प्लेन पे। और जो कॉइल Q है वो किस प्लेन पे है? YZ। नोट करो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 20 भी यही है सेम। ट्वेंटी भी यही है, बस इसको इन्होंने P कह दिया है, इसको क्या कह दिया है Q, और जहाँ पे I2 हो उसको क्या कर लो I1, और जहाँ I1 है वहाँ क्या कर लो I2। क्लियर? तो ये B1 हो जाएगा और ये B2। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ऐसे है वो P हो गई, और जो वर्टिकल है ऐसे वो Q। डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें डायग्राम दिया होता है वो सिंपल होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी आधा काम उन्होंने क्या किया है, कर दिया है। टू आइडेंटिकल लूप P एंड Q, रेडियस दोनों की कितनी है 5 सेंटीमीटर। R मान लो या A मान लो। I1 कितना है 3 एम्पियर, I2 कितना है 4 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर I2। बस निकाल लो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, तो म्यू नॉट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 2A। ए की जगह यहाँ क्या ले रहे हैं R, चाहो तो A ले लो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये बाहर आ जाएगा। I1 कितना है 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब सॉल्व कर लो इसको थोड़ा। हाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें। तो म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ये 5 है और ये 2 R, 5 इंटू 10⁻⁻²। अरे तो 5 से 5 कैंसिल, 2 पाई, यानी कितना आंसर आ गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर। अब एंगल निकालना है, बेस का काम कौन करेगा B2, और परपेंडिकुलर काम कौन करेगा B1। जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होता है, तो B1 अपॉन B2, यानी I1 अपॉन I2। I1 कितना है 3/4। 3/4 किस में वैल्यू होती है 37, यानी अल्फा कितना आ गया 37। ठीक है, ये चीज़ पता नहीं पता है, नहीं पता ना, गुड। अगर किसी ट्राइंगल में 3-4-5 का रेशियो, किसी ट्राइंगल में 3-4-5, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नहीं पता 3-4-5। किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो कितना हो 3-4-5, तो कौन सा ट्राइंगल होता है राइट एंगल, तो उसमें एंगल फिक्स होते हैं। 5 के सामने वाला 90, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53, फिक्स होते हैं। ठीक है, बस रेशियो कितना होना चाहिए 3। ये आपको, जैसे आपको एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ABCD आती होगी, नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको, 1 2 3 आता होगा, 2 का टेबल आता होगा, एग्जामिनर को इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, समझ गए। वैसे ही वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये ट्राइंगल पता होगा, क्योंकि LKG में बता दिया जाता है कि अगर 3-4-5 का रेशियो है तो एक एंगल 90 होता है, एक 37 और एक 53। ठीक है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला 90। समझिए, जरूरी नहीं 3-4-5 रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए 8 होता तो वो 6 होता तो वो 10 हो जाता रेशियो। ठीक है, सबसे छोटा जो साइड है उसके सामने वाला एंगल कितना होगा 37, और 4 के सामने वाला 53। अब जैसे sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो 3/4 आया 37। समझ गए। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस।
अगर 53 लेंगे तो 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 3 हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। हाइपो क्या होता है? फिक्स होता है। नहीं समझे? परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं पता? 37 लेंगे तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, 53 लेंगे तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5, tan 53 4/3। क्लियर? तो इसलिए आपको कभी भी 37 और 53 डिग्री की वैल्यू नहीं दी जाती। आपसे एक्सपेक्ट ये आता कि आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? नोट करें जल्दी से। सेम वही क्वेश्चन हो गया। इसलिए सारे तरफ से ध्यान हटा करके 100% कंसंट्रेशन फिजिक्स उस पर करो, पढ़ाई पे। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलो। जो आसान सब्जेक्ट होते हैं वही पढ़ते रहते हो। मतलब शेर देख करके आंखें बंद कर लेते हो कि आंखें बंद कर ली, अब शेर चला गया होगा। तो ये नोट करके नोट किया। तो 37 53 डिग्री का मतलब समझ आया? पुराने नोट्स देखोगे जब तो 5-6 बार ये नोट लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। पुरानी जो कॉपी बनाई है उसको देखोगे तो 5-6 बार ये नोट दिखा मिलेगा आपको। ठीक है, यूज बायो-सेवर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक्सिस पे फिर आ गया, बार बार कहाँ आ रहा है? लूप के एक्सिस पे। 100% श्योर है इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में 2 आर्टिकल लगभग श्योर है, नहीं तो 2 में से तो एक मनी बाय गारंटी है। आएंगे तो दोनों, एक सॉलिनॉइड के अंदर किसका यूज करके? एम्पियर्स लॉ का। ठीक है, और दूसरा सर्कुलर लूप के एक्सिस पे। एक्सिस पे या सेंटर पे बात एक ही है भाई। एक्सिस पे निकालेंगे फिर x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 0, सेंटर पे आ जाएगा। 22 बता चुके थे कल, याद है? कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुके। 22 कंडक्टर के अंदर निकाला था, कंडक्टर के बाहर निकाला था। 23 जो अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बस ये एक्सिस पे है, और ये शीट का क्वेश्चन है, शीट में कराया था इसको। तो ये एक लूप ऐसे हो गया, और एक लूप ऐसे। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप 1 and 2 कैरिंग इक्वल करंट। दोनों में सेम करंट है और आइडेंटिकल हैं, दोनों के रेडियस भी सेम है। आर प्लेस्ड वर्टिकली विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ पेपर विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है, हो गया। करंट ये है ऐसे, तो कौन सा वाइज हो गया? ये क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे होगा साउथ पोल हो गया। ये साउथ पोल हो गया, तो ये हो गया B1 वेक्टर, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइंस क्या करती हैं? एंटर करती हैं। नीचे वाली कॉइल देखो, इसमें करंट ऐसे दी गई है, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। नीचे देखो ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, यानी ऐसे। ठीक है, तो निकाल लो, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये भी x है और ये भी x, तो B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। कितना? μ0 I A² अपॉन 2 A² प्लस x² होल पावर 3/2। बस ध्यान रखना दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। डायरेक्शन नहीं,
मैग्नीट्यूड। अब भी नहीं समझे? ना समझ आए तो ऐसा कर दिया करो, मॉड ऑफ b1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर? अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे, और दोनों की वैल्यू सेम है, यानी रिजल्टेंट कहाँ से हो के जाएगा? बीचों बीच से। यानी कितने एंगल पे? 45। समझ गए? तो b इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, दोनों सेम ही तो हैं, b1 रूट 2, यानी b की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। आंसर। रेडियस हम लोगों ने कितनी ली है? a। कितनी रेडियस ली हम लोगों ने? a। तो ये साउथ पोल है क्योंकि क्लॉकवाइज है। यहां तक कोई दिक्कत? आंसर। एंगल क्या लिखेंगे? एट 45 डिग्री फ्रॉम b1 वेक्टर। अरे b1 से 45 है तो b2 से भी तो 45 होगा। नहीं समझे? क्यों बीचों बीच है? क्योंकि b1 b2 की वैल्यू क्या है? सेम। अगर tan अल्फा लगाओगे भी तो b2 upon b1 और b2 b1 इक्वल है, यानी tan अल्फा 1 हो जाएगा। 1 किस में वैल्यू होती है? 45। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट बायो-सैवर्ट लॉ एक्सप्रेसिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। बायो-सैवर्ट लॉ लिखना है, फिर उसका वेक्टर फॉर्म बताना है। यूज इट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a। देखो एक्सिस पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पूछा है? लूप के एक्सिस पे, और कितनी डिस्टेंस पे पूछा है? d डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जहां पे हम लोग ने x लिखा है वहां क्या लिखोगे? d। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल एट द सेंटर एंड द एक्सियल। ठीक है, सेंटर पे और एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसका क्या पूछा है? रेशियो। नहीं कर पाओगे। सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर? और एक्सिस पे कितना होता है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, फार्मूले कब रटने का प्लान है? 4 तारीख के बाद, क्योंकि यही 2-3 महीने का समय मिलेगा ना रिजल्ट निकलने में। अभी तक फार्मूले नहीं लिखे होंगे हर चैप्टर के। एक्स कितना दिया गया हमें? डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के बजाय क्या दिया है? डी। और डी कितना हमें दिया है? a√3। डी दिया गया हमें a√3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो 2a क्यूब। टू ए क्यूब 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 3a स्क्वायर। क्यों नहीं जान पा रहे हो? और ये a स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर। फिर 4a स्क्वायर का 3/2 करेंगे। अच्छा, 3/2 करेंगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 का फिर क्यूब करना पड़ेगा 8। समझ गए? और a स्क्वायर का 3/2 क्या हो जाएगा? a क्यूब। काट दो इसको इससे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16a डिवाइड कर दो b1 अपॉन b2। b1 कितना हो गया? और ये 16a अपॉन म्यू नॉट आई 8/1। क्या रेशियो हो गया? 8/1। नोट करें जल्दी। सेंटर पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा, 24 नंबर है क्वेश्चन।
फिफ्थ भी यही बायो सेवर्ट लॉ और सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे पूछा है, हमसे पूछा है हाउ डज द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सर्कुलर लूप मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, एक फेस साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, और उसके पास से जब कोई चार्ज पार्टिकल निकलता है तो उस पर फोर्स लगता है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड से जब भी कोई चार्ज पार्टिकल निकलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो लूप मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसका एक फेस कैसा होता है, नॉर्थ पोल, एक फेस साउथ पोल, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 26, एम्पियर्स लॉ बताना है, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करनी है सॉलिनॉइड की, मैग्नेटिक लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक लाइन से क्यों डिफर होती हैं? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज कर्व होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज कर्व नहीं होती, बस यही डिफरेंस है। 27 ये भी बता चुके हैं, बायो सेवर्ट लॉ, सर्कुलर लूप के फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। फिर देखो फिर आया एक्सिस वाला, अरे 400-500 बार आ चुका है। मैग्नेटिक लाइंस पूछी है लूप की, ये क्वेश्चन नंबर 10 में बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, सेमी सर्कल कारण। किसके कारण? सेमी सर्कल। कौन सा क्वेश्चन था ये? पीछे आ चुका है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के कारण हमने कौन सा, हाँ 14, ठीक है। तो ये पूरे हो गए इसके, अब उस पर आ जाओ, टॉपिक 2। टॉपिक 2 टॉपिक 2 में हम लोग पीछे से करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले 5 मार्क्स वाले, क्योंकि पहले अगर लॉन्ग बता देंगे तो फिर क्या होगा, शॉर्ट में टाइम कम लगेगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद अ वेलोसिटी v वेक्टर। जिसमें भी बोल्ड लिखा हुआ है सब वेक्टर है, ये तो पता ना, बोल्ड का मतलब डार्क। इन द प्रेजेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, ये तो पीछे में भी आ चुका है, टॉपिक 1 में भी ना। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, एफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, नहीं पता। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वेक्टर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अब अनडिफ्लेक्टेड निकालना है, यानी हम चाहते हैं चार्ज पार्टिकल कैसा पास हो जाए, अनडिफ्लेक्टेड। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो Q यह मान है एक्स एक्सिस, ये y और ये z, ठीक है। तो वेलोसिटी कहाँ पे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, Q चार्ज है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे। थोड़ा इधर दिखा दो, जान नहीं पाओगे ना। Q का मतलब प्लस Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहां पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर तुम चाहते हो कि अनडेविएटेड पास हो जाए, कैसा पास हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। नहीं समझे, इलेक्ट्रिक फोर्स
अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, नीचे की ओर। तब तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। इससे क्या होता है कि एक हम पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर जो अनडेविएटेड पास हो रहा है। ठीक है, नहीं समझे? तो ये अनडेविएटेड का पास होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट। ठीक है, अब जरा पता कर लो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए। तो फिंगर्स तो पता नहीं हमें, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और करंट कहाँ है, टुवर्ड्स राइट, यानी कहाँ आ रहा, प्लस जेड। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हो जाए, जेड एक्सिस पे, कहाँ हो जाए, जेड एक्सिस पे, यही तो जेड होता है। ये क्या होता है, प्लस एक्स, ये प्लस वाई, कुछ नहीं जान पा रहे हो, ये प्लस जेड। ठीक है, इधर क्या होगा, माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये कौन सा हो गया, माइनस एक्स, ये वाला, समझ गए? और ये कौन सा हो जाएगा, माइनस वाई, और ये माइनस जेड। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। समझ गए? तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। करंट कहाँ हो गई, टुवर्ड्स राइट। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, प्लस जेड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के चलने की डायरेक्शन, इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये कम से कम, ये जो हमें भी लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको यही डायग्राम बनाना है, यही करना है। समझ गए? फॉर नो डिफ्लेक्शन, इसलिए इसको अभी इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इरेज कर देंगे फिर अगले क्वेश्चन आएगा, फिर हमें बताना पड़ेगा। फॉर नो डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, एफ ई वैक्टर की वैल्यू माइनस एफ एम वैक्टर के इक्वल होने, मतलब इक्वल और अपोजिट, या एफ एम वैक्टर इक्वल टू माइनस एफ ई कर लो। यानी इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ ई वैक्टर मस्ट बी मॉड ऑफ एफ एम। अरे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90, परपेंडिकुलर है, यानी v की वैल्यू क्या हो गई, e अपॉन बी। अब क्या करते हैं हम लोग, b फिक्स होता है, b क्या होता है, फिक्स, e को एडजस्ट करते हैं और जिस वेलोसिटी का चाहते हैं उस वेलोसिटी का पार्टिकल छांट लेते हैं। समझ गए? जैसे हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, 10.5 मीटर पर सेकेंड का कोई प्रोटॉन चाहिए, तो v की जगह 10.5 लिखा, b पता है, e की वैल्यू रख दी, निकाल के वो वैल्यू सेट कर दी e की। तो उस e के लिए जो पार्टिकल सीधे जाएगा अनडेविएटेड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10.5। नहीं समझे? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हम बता देना आपको, यही पूछा आपसे, एक्सप्रेशन। समझ गए? और कंक्लूजन क्या निकला, ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड वी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 10 ई वेक्टर, बी वेक्टर और वी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कौन कौन से क्वेश्चन हमें बता देना है, और इतने करना, लिखना लिखना कुछ नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31, 29 अनडेविएटेड है, 29। ठीक है,
23, 31, 29, 23। देखो सेलेक्ट आ चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर स्पीड, देखा तो 23 में हम ई को एडजस्ट करके किसी भी वेलोसिटी का पार्टिकल क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। 22 उसी टाइप का है। चलो आगे मिलेंगे तो देख लेंगे, ये समझ गए ना, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, अगर v को कम या ज़्यादा करें, जैसे ये वेलोसिटी आ गई, अब v को इस वेलोसिटी से कम कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। कौन सा इफेक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये कैसे पाथ पे चलने लगेगा, पैराबोलिक। ये तो पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कैसा होता है, सर्कुलर। ये भी नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो पैराबोलिक कह दो, ठीक है। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं क्या चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम हो जाएगी तो किस पे असर पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स पे, ये कम हो जाएगा। यानी कौन सा फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। समझ गए। अगर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो फिर कौन इफेक्टिव हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अगर वेलोसिटी इस वेलोसिटी के इक्वल है तो ना पैराबोलिक ना सर्कुलर, कैसा, स्ट्रेट लाइन, अनडेविएटेड। फॉर नो डिफ्लेक्शन का मतलब अनडेविएटेड। नहीं समझे। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के इक्वल है तो अनडेविएटेड, इससे कम है तो पैराबोलिक, क्योंकि इससे कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, वो पैराबोलिक कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पाथ कैसा होता है, लिख लो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, और ये सर्कुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पाथ कैसा होता है, लेकिन ये तब होगा जब परपेंडिकुलर एंटर करे, समझ गए। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 30 देखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, ठीक है। कब सर्कुलर होगा, कब हेलिक्स होगा। सर्कुलर कब होता है, जब परपेंडिकुलर एंटर करे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, ये पता है ना। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, ये भी नहीं पता ना। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। पैरेलल एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन, पैरेलल एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन। किसी एंगल पे एंटर करेगा तो, जैसे ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंगल पे, कैसे एंटर कर रहा है, एंगल पे। तो ये v cos थीटा और ये v sin थीटा, ठीक है। अब v sin थीटा इस पार्टिकल से क्या कहेगा, सर्कुलर मोशन करो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और v cos थीटा इससे क्या कहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करो। तो पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल, ऐसे, ठीक है। तो v cos थीटा के कारण कैसे जाएगा, ड्यू टू v sin थीटा। कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, और ड्यू टू v cos थीटा, स्ट्रेट लाइन।
रिजल्टेंट पाथ हेलिकल, हेलिकल कह दो, हेलिक्स कह दो, ठीक है। अभी नहीं समझे? तो जब कोई परपेंडिकुलर एंटर करता है, कैसे एंटर करता है? परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। और जब पैरेलल एंटर करता है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे एंटर करेगा? परपेंडिकुलर, तो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। और पैरेलल एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन, और किसी एंगल पे एंटर करेगा तो हेलिक्स, क्योंकि तब परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। समझ गए? एक मतलब ऐसे कैसे बिहेव करते हो, मेन बैच में पढ़ चुके हो, दोबारा रिवीजन में पढ़ चुके हो, फिर भी ऐसे मतलब बिहेव करो जैसे पहली बार देख रहे हो। तो परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर, पैरेलल एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन, किसी डिफरेंट एंगल पे हेलिकल। ठीक है। 29 हो गया, 28, ठीक है। चलो बाकी ट्राई करना, अच्छी तरह ट्राई करके आओ, कॉपी सामने रख करके, समझ गए, ताकि थ्योरी वाले कर सको। इसमें कई क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाले होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। तो देखिए, प्रोटॉन नोट कर लेना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तीन ऐसे पार्टिकल हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस ई। इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस ई। और इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस 2e, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। इसका मास कितना होता है? m। इसका मास कितना होता है? 2m। और इसका मास कितना होता है? 4m। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स क्या होता है? सेम। तो कई क्वेश्चन है, किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया होगा, किसी में न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दिया होगा, किसी में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दिया होगा। तो ये तीनों में क्या हो गया? रेशियो। ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स वाले बता दिए, R इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी, R इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है? mv अपॉन क्यू बी। तो उस रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रेडियस का रेशियो। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। तो बाकी ट्राई कर लेना। कल इसको ख़त्म करेंगे आना अच्छी तरह से पूरा एक एक क्वेश्चन, और बार बार रिपीट करते रहो पीछे वाले क्वेश्चन, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो ये कॉपी में कर रहे हो उसको एक दिन में एक बार ज़रूर देखो इस कॉपी को। बेटा अगर दिन में आधा घंटे भी टाइम नहीं है फिजिक्स पढ़ने के लिए, आधे घंटे भी, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते।